राम राम किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत खुले दिल से स्वागत करती है। जी हाँ, रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम लेकर मैं पुनः हाजिर हूँ। और ये जो विशेष कार्यक्रम है ये आप रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित सुनते हैं और साथ ही साथ देखते भी हैं। और ये कार्यक्रम प्रायोजित है यरा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। ये विशेष जागरूकता कार्यक्रम सदैव कोशिश ये करता है कि हमारे कृषि यानी किसान भाइयों को अच्छी कृषि के लिए, बेहतर कृषि के लिए सही और सटीक जानकारी दिलवाए, वो भी हमारे विशेषज्ञों से। ऐसे में आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मिट्टी एवं प्राणीय छिड़काव द्वारा फास्फोरस की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करें। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फास्फोरस पौधों की वृद्धि और उत्पादन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। लेकिन भारतीय मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या पहचान है, यही आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर सही तरह से चर्चा करने और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, जो हैं विक्रम सिंह जी, एरिया एग्रोनॉमिस्ट, सेंट्रल यूपी 11 इंडिया से। विक्रम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। मैं ठीक हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो आज का ये जो विषय है थोड़ा कठिन तो जरूर है, लेकिन मुझे पता है आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, तो आप हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे, और वो भी डिटेल में, है ना? क्यों नहीं, इसीलिए आए हैं। किसानों का उत्पादन अच्छा हो। बिल्कुल इस हमें न्यूट्रिएंट के बारे में पता चला है कि फास्फोरस क्यों जरूरी है। बिल्कुल। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। यही सबसे पहला प्रश्न आपसे करते हैं ना कि फास्फोरस पौधों के लिए क्यों जरूरी होता है, कृपया इस पर रोशनी डालिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो भी फसल लेते हैं उसमें 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है। 17 न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस दूसरा ऐसा आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम, अगर देसी भाषा में मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, जब हम सबसे पहले मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने के टाइम पे नींव भरी जाती है। तो जितनी अच्छी नींव हम भरते हैं उतनी अच्छी इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। वही काम फास्फोरस का है। जितना अच्छा, यानी कि इस न्यूट्रिएंट को हम फसल के अकॉर्डिंग देंगे, हम उतनी अच्छी फसल ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ये, जो जड़ों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। और जितनी अच्छी जड़ें बनती है उतना अच्छा हमारा प्लांट हेल्थी रहता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो ऐसे में विक्रम जी, भारतीय कृषि भूमि में फास्फोरस की वर्तमान स्थिति क्या है? जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि कुछ बेहतर नहीं है, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्यों है और उससे कैसे निपटा जाए, ये बताइएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका तो वैसे यह होता है कि हम मिट्टी की जांच करवाएं। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में फास्फोरस ज्यादा है या कम है। हमें पौधा भी बताना स्टार्ट कर देता है। नीचे की साइड में जो निचले पत्ते होते हैं उसमें बैगनी कलर के पत्ते होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो फास्फोरस की कमी को दर्शाते हैं। तो हमेशा फास्फोरस को हम मिट्टी के द्वारा, स्प्रे के द्वारा पौधे को अवेलेबल करवाते हैं। और फास्फोरस की मैंने महत्वता बताई है। हमेशा फास्फोरस एनर्जी का काम करता है पौधे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन वृद्धि के लिए आवश्यक है, पौधों को फलने फूलने में सहायता देता है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो फास्फोरस के थ्रू होते हैं, जो पौधे के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने एक तरीका बताया, मिट्टी, जो आपका पौधा है, पत्ते नीचे की साइड में बैंगनी कलर के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फास्फोरस की उसमें कमी पाई जाती है। तो मिट्टी में फास्फोरस की ये उपलब्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं विक्रम जी? जैसे मिट्टी में फास्फोरस हम देते हैं, ज्यादातर डीएपी, एनपीके या जो भी हमारे पास पहले साधन थे उन्हीं के थ्रू हम मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता करवाते हैं। होता क्या है, जब हम फास्फोरस डालते हैं, फार्मर मैक्सिमम मोनोजिंक आती है, उसको भी खेत में यूज कर लेते हैं, जिससे एक जिंक फास्फेट बन जाता है। जो जिंक फास्फेट एक ठोस अवस्था में फास्फोरस को मिट्टी में
संगठित कर देता है जो पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाती। फास्फोरस जो एनपीके या डीएपी हम डालते हैं उसमें 60% उसमें क्लोराइड रहता है जो मिट्टी में पड़ा रहेगा, और 40% ही हमारे पौधे को वो घुलनशील अवस्था में मिल पाती है। तो हमें कुछ साधन ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो अच्छे से पौधे को घुलता है, मिल जाए, जल्दी प्रोवाइड हो जाए, वो उसको हम आगे परनीय छिड़काव में भी लेके जा सकते हैं। आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो फास्फोरस की जरूरतों को पूरी करते हैं। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करके इस फास्फोरस की कमी को अपने पौधे से दूर कर सके? यारा के बारे में मैं बता दूं, यारा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो सभी किसान भाई जानते ही हैं। और यारा हमेशा जो भी फर्टिलाइजर फार्मर को प्रोवाइड करवाती है वो फार्मर की मिट्टी की और हमारे वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए ऐसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाती है जो उनके लिए जरूरी है और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य को भी बनाए रखे, उसके स्वास्थ्य में कतई भी गड़बड़ी ना आए। तो उसी श्रेणी में हमारे पास में हमारा यारा मिला कॉम्प्लेक्स आता है। लिक्विड स्प्रे में हम सैनिफोस, याराविटा सैनिफोस का स्प्रे हम रिकमेंड करते हैं फार्मर को। तो ये हम 2 प्रोडक्ट इसमें चलवाते हैं फास्फोरस के लिए। जी जी जी। अब हम बात करते हैं प्राणीय छिड़काव की। इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है और ये कैसे किया जाता है? परनीय छिड़काव, जैसे कोई भी हम केमिकल या फर्टिलाइजर उसको छिड़काव में लेके जा रहे हैं, या कुछ फार्मर स्प्रिंकलर से भी आजकल इरिगेशन करते हैं, उसके थ्रू भी जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसे हम परनीय छिड़काव बोलते हैं। परनीय छिड़काव में हमें पत्तियों के थ्रू फास्फोरस को पौधे को देना होता है। ये हमारा जो पौधा होता है वो 2 टाइप से भोजन बनाता है, एक तो जाइलम के थ्रू, एक फ्लोएम के थ्रू। जाइलम यानी कि जो हम मिट्टी में डालते हैं, पौधा उससे जड़ों के थ्रू सारी शाखाओं में, पत्तियों में भोजन को पहुंचाता है। जो भी हम फर्टिलाइजर मिट्टी में देते हैं वो 40 या 50% पौधे को मिल पाता है। जो परनीय छिड़काव के थ्रू हम स्प्रे में लेके जाते हैं वो 90 से 95% पौधे को फ्लोएम के थ्रू पूरे पौधे में मिल जाता है। तो परनीय छिड़काव के फायदे काफी है। दूसरा, हमारा मिट्टी का जो पीएच है, अगर किसी वजह से मिट्टी का पीएच अपर साइड में है, अब बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पौधा नीचे जो पड़ा हुआ पोषण है उसको लेने में सक्षम नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं वो उसको भोजन को नहीं लेगा नीचे से, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब हम परनीय छिड़काव के थ्रू देते हैं तो उसकी अच्छी खासी ग्रोथ, यानी कि जो पोषण है उसे पत्तियों के थ्रू मिल जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो हमें मिट्टी के पीएच को देखते हुए भी परनीय छिड़काव पे जाना होता है। जी जी। ऐसे हमारी फसल की कौन सी अवस्था है जिसमें फास्फोरस मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसकी कमी को कैसे पहचाने हम लोग और उसको सही समय पर पूरा करें? जैसे कि मैंने बताया, जो फास्फोरस है हमारी जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। तो फास्फोरस हम पौधे में 2 टाइम देते हैं, एक तो फल फूल बनने से पहले, और एक उसको बुआई के टाइम पे बेसल डोज में फास्फोरस को हम डालते हैं। यानी कि एक वेजिटेटिव ग्रोथ में, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले हम फास्फोरस का इस्तेमाल करवाते हैं। 2 टाइप से हम फास्फोरस को देना फसल में जरूरी है। तो कृपया ये भी बताइए कि कोई विशेष सूक्ष्म जीव या फिर जैविक उत्पाद भी हैं जो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होते हैं? अभी कुछ मार्केट में फास्फोरस के बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम मल्टीपल कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है उसको उसके बैक्टीरिया को बढ़ाने का। उसका एक घोल तैयार किया जाता है, उसके थ्रू हम मिट्टी में उन बैक्टीरिया को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम में विक्रम सिंह जी से, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट सेंट्रल यूपी यारा इंडिया से। और ये विशेष कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी एवं
पर्णीय छिड़काव द्वारा फास्फोरस की उपलब्धता कैसे करें। बहुत सारी अच्छी जानकारी विक्रम जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। फास्फोरस क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस अवस्था में ज़रूरी है, ये तो आपने बताया बहुत अच्छे से डिटेल में, लेकिन कृपया ये भी बताएं कि इसकी कमी की पहचान हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं समय से, और उसका कैसे निवारण करें। और अगर कमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपने बताया दुर्बलता तो आएगी ही, लेकिन क्या कोई कीट या रोग भी उसे पकड़ सकते हैं। ये 3 सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आपसे। जैसा कि फास्फोरस की कमी का मैंने पहले लक्षण बताया कि पत्ते नीचे की साइड में बैंगनी कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक मुख्य पहचान तो यही है फास्फोरस का। दूसरा, आप जैसे खेत में कोई भी प्लांट आपने ट्रांसप्लांट किया या बुआई किया, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उसकी जड़ उखाड़ के देख सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे भी आप एक पहचान कर सकते हैं। अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है, पड़ोस का खेत भी आपका साथ में बुआई हुआ है, तो आपकी ग्रोथ नहीं चल रही है, जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें फास्फोरस की कमी हो सकती है। तीसरा, आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, जिसमें आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मैं फास्फोरस भी दे रहा हूँ और तत्व भी दे रहा हूँ, तब भी मेरी फसल अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसमें मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे खेत में मिट्टी की में किस तत्व की कमी है। और एक बात ये भी है, अपने खेत में हमेशा गोबर की खाद, ढैंचा, सनई, जो भी इस टाइप की फसलें हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। इनसे भी हमारे मिट्टी में फास्फोरस की अच्छी उपलब्धता बढ़ती है। एक बहुत कॉमन सी भी प्रॉब्लम है जो है फास्फोरस की स्थिरता यानी फिक्सेशन। ये समस्या क्या होती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। जैसे मिट्टी में फास्फोरस स्थिर हो जाती है, उसकी समस्या को तोड़ने के लिए हम होमिक एसिड अच्छी कंपनी का यूज करें, जो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को जड़ों को देने का काम करता है। उसके अलावा माइकोराइजा आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी कंपनी का माइकोराइजा, इंडो या इंडो माइकोराइजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लिविंग जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को प्लांट को देने का काम करते हैं। तो वो आप उस तरीके से उसे चलायमान कर सकते हैं। तो विक्रम जी, क्या मौसम या जलवायु का भी फास्फोरस की उपलब्धता पर हमारी मिट्टी में प्रभाव पड़ता है। अगर हम मिट्टी में ज्यादा मौसम और जलवायु, यानी कि मिट्टी में अगर पानी आपका ज्यादा भरता है, उसका उसमें प्रकाश या हवा अच्छी प्रॉपर नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी आपकी फसल पे देखने के लिए मिलेगा। अगर पानी ज्यादा भरा रहेगा, लंबे टाइम तक भरा रहेगा, तो पौधा उस टाइम पे मिट्टी से भोजन लेने में असमर्थ रहता है। हमेशा जब भी आप सिंचाई करो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। मैक्सिमम फार्मर क्या करते हैं, खेत में पानी ज्यादा भर देते हैं, जिसमें लंबे टाइम तक खेत में पानी भरा रहेगा। उसकी वजह से खेत में जड़ों को ना तो हवा मिल पाती है, ना प्रकाश मिल पाता है, और जो आपने फास्फेटी के नीचे डाला हुआ है वो भी पौधे को नहीं मिल पाता है। तो हमेशा सिंचाई हल्की रखें, चाहे पानी दोबारा से जल्दी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। पर्णीय छिड़काव की दोबारा से बात करते हैं। पर्णीय छिड़काव में किस प्रकार के घोलों या कारकों का उपयोग किया जाता है, ये भी जरा बताइए। पर्णीय छिड़काव में जैसे हमारे पास में ही प्रोडक्ट आता है सैनिफोस। आज के टाइम में ये एक तरीके से लिक्विड, इसमें 22% हमारा फास्फोरस मिलता है, इसमें कैल्शियम भी है और नाइट्रेट भी है। पर्णीय छिड़काव में जैसे मैंने बताया, पत्तियों के थ्रू हमेशा जो भी हम फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट देते हैं, पौधा उसे जल्दी से ग्रहण कर लेता है। और जितना अच्छा फास्फोरस पत्तियों के थ्रू आप पौधों में दोगे, उसकी जड़ें चलायमान हो जाती है। जड़ें भी दो टाइप की होती है, एक मूल जड़ और दूसरी सेकेंडरी जड़, जिसको हम बोलते हैं टर्सल रूट भी बोलते हैं, जिससे रुएदार जड़ें होती है। जितनी अच्छी रुएदार जड़ें विकसित हो जाएगी, पौधा उतनी ही जल्दी अपना डेवलपमेंट विकसित करेगा, उतनी जल्दी ग्रोथ लेगा। और ये जो सेकेंडरी रूट है, टर्सल रूट जो है, ये आपका बनती रहती है और खत्म होती रहती है। फास्फोरस ही इसको बनाने का काम करता है। मैं जैसे हम फास्फोरस पत्तों के थ्रू या पत्तियों के थ्रू इसमें देंगे, इस तरह के थ्रू, तो उसका फास्फोरस मिलने के बाद उसकी जो जड़ें विकसित होगी, तो उसका फायदा आपके फल को, अपनी फसल को मिलता है। उसका फायदा यही होगा, उसमें प्रकाश सेंसलेशन प्रॉपर होगा,
पत्तियां विकसित होगी, फल फूल अच्छे आएंगे। तो क्या ये जो विधि है ये सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए सही रहेगी, उपयुक्त रहेगी, या किसी विशेष क्षेत्र में ही ये ज्यादा कारगर होती है? परनीय छिड़काव सभी मिट्टी में आप करवा सकते हैं। इसका किसी भी मिट्टी में ऐसा नहीं कि लॉस है। हालांकि जहाँ पे आप फर्टिलाइजर नीचे भी नहीं डाल पाते या उतली या निचली मिट्टी है, वहाँ पे भी आप पत्तियों के थ्रू फास्फोरस को अवेलेबल करवा सकते हो। क्या क्या चुनौतियां इस विधि को अपनाने में आती हैं, इस विधि को करने में आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो हमें स्प्रे करने में ही आती है किसान को, क्योंकि आज के टाइम में लेबर उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसमें स्प्रे में जाना होता है। एक तो चुनौती वो सबसे बड़ी है। उसी को अगर वो चुनौती ना रहे तो मेरे हिसाब से ज्यादातर किसान इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे विक्रम सिंह जी हमारे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा, जो भी आपको फास्फोरस या न्यूट्रिएंट दे रहे हो, फास्फोरस के बारे में जैसे आज चर्चा चल रही है, जिस टाइम पे प्लांट को उसकी जरूरत है उसी टाइम पे दे। फास्फोरस हमेशा नीचे मिट्टी में बेसल डोज में जाता है, बाद में उसे परनीय छिड़काव में लेकर जाए। ज्यादातर किसान मैंने देखा है बाद में भी ऊपर से भी डीएपी डाल देते हैं। तो डीएपी एक स्थिर दाना होता है, जहाँ पे पड़ा रहेगा वहां पे पड़ा रहता है, और जो उसमें नाइट्रेट होता है वो अच्छी ग्रेड वाला होता है, और जिसकी वजह से फसल में हरापन और ग्रीनरी अच्छी दिखाई देती है, जिससे फार्मर सोचता है इसका रिजल्ट मुझे मिल गया। पर जो मेन काम होता है उसको तो नहीं मिल पाता, वो अगली फसल को ही हमारी फास्फोरस मिल पाती है। या आप जुताई कर रहे हैं, मिट्टी चढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में। नहीं तो आप जैसे नीचे की बजाय आप तो परनीय छिड़काव में जाए, जैसे मैंने सैनिफोस बताया, 12-25-16 या जो भी आज के टाइम में स्प्रे वाले प्रोडक्ट तो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, उस टाइप का आप स्प्रे लगवा सकते हैं अपने। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, क्या ये जैव उर्वरकों की भूमिका फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने में है? अगर है तो ये कैसे होती है? कुछ टाइम के लिए तो बायो फर्टिलाइजर ठीक है, पर जैसे बायो फर्टिलाइजर पे अभी हम डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे उत्पादन में कहीं ना कहीं उतनी ग्रोथ या उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये है हमें मिक्स करके, जैसे मैंने बताया, बायो फर्टिलाइजर की जगह आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें, उससे आपके खेत में फास्फोरस अच्छा मिलता है। दूसरा, आप सनई, ढैंचा या कंपोस्ट तैयार करें, वो अपनी मिट्टी में अप्लाई करवाए, उसका फायदा आपकी फसल को, आपको फास्फोरस की उपलब्धता, जो भी न्यूट्रिएंट है मैक्रो और माइक्रो, वो हमेशा गोबर की खाद से, कंपोस्ट से बेहतर नहीं मिल सकता कहीं से भी। हमेशा गलती भी क्या करते हैं किसान, अगर कंपोस्ट बना भी रहे हैं या गोबर की खाद भी होती है, वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं करते हैं। मैं देखा भी है गांव में, जहाँ पे गोबर कहीं पे कूड़ा रोड के पास में डाल देते हैं, ऊंची जगह पे डाल देते हैं या निचली जगह पे डाल देते हैं, वो सही तरीके से प्रॉपर खाद ही नहीं बन पाता। होता क्या है, उसमें जब बरसात होती है लीच हो जाता है जो भी न्यूट्रिएंट है। जब सूरज टेम्परेचर हमारा 45 से 48 डिग्री पर जाता है, 1-1.5 फीट तक जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं। तो उसके बाद में आप खेत में जो लेके जा रहे हो वो एक कूड़ा ही डाल रहे हो। तो इसका भी एक अच्छा प्रोसेस है बनाने का। आप अच्छे से कंपोस्ट बनाओ, ऊंचे स्थान पे गड्ढा बनाओ, उसमें उसे जो भी गोबर है, पत्तियां हैं, जो भी आपने उसे अच्छे से चढ़ाओ, तब उसे खेत में अप्लाई करवाओ, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। बायो फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है वो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा समय भी उसको लगता है, लेकिन उसमें ना ही तो कोई नुकसान है और वो बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है, और साथ ही साथ जितना हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका भी इस्तेमाल हो जाता है और बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। लेकिन हाँ, ये बहुत एक लंबा समय लेता है और तुरंत ही अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो बायो फर्टिलाइजर्स अगर तैयार हैं तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। सही कहा मैंने विक्रम जी? हाँ जी, आपने सही बोला। विक्रम जी, भविष्य में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए आप कौन कौन सी टिकाऊ खेती की नई नई तकनीक हमारे प्यारे प्यारे किसान भाइयों को सुझाएंगे? जरा डिटेल में कुछ अच्छी अच्छी तकनीक बता दीजिए और उनके फायदे भी बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जैसे आप अच्छी खेती में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना
क्रॉप रोटेशन हमेशा अपनाओ। और दूसरा, आने वाले टाइम में मक्का का एरिया भी बढ़ता जा रहा है। मक्का भी एक अच्छी फसल है जिसमें एथेनॉल गवर्नमेंट परचेज करने जा रही है, एथेनॉल बना रही है मक्का को परचेज करके। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसके प्लांट बनने स्टार्ट हो गए। तो मक्का भी एक अच्छी फसल है। दूसरा, आप सब्जी कुछ एरिया में लगानी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी अच्छी फसलें हैं। जैसे आप मटर लगा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आपका खेत खाली रहता है धान के बाद में, उस खेत में आप मटर लगा सकते हैं। फिर मटर की तुड़ाई करने के बाद में आप दिसंबर एंड में, जनवरी में, दिसंबर एंड तक अपना गेहूं की बिजाई भी कर सकते हैं। तो ये भी फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे गेहूं की कटाई हुई है, गेहूं की कटाई के बाद में जो धान बोने वाले किसान हैं, उनका 2 महीने या 2.5 महीने के लिए खेत खाली रहता है, क्योंकि अभी तक हार्वेस्ट हो चुका है गेहूं। आपका मई और जून, 20-25 जून से स्टार्ट होती है धान लगनी। तो 1-1.5 महीने में आप उसमें सनई, ढैंचा या मूंग की बुआई कर सकते हैं, और उसको ही उस खेत में उसको जुताई कर दो। तो उसको फायदा आपको खेत की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए भी सहायक होती है। तो ये चीजें हैं, आप अप्लाई करें। आज के टाइम में पॉली हाउस का भी एक अच्छा चल रहा है। पॉली हाउस में आप खीरे की खेती कर सकते हैं, उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, भिंडी कर सकते हैं। तो ये फसलें आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छा उत्पादन के लिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा विक्रम जी, जानकारियां तो बहुत हुई, लेकिन जब आप फील्ड में इतना रहते हैं, किसान भाइयों के बीच पब्लिक मीटिंग में इतना रहते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट तो हुआ ही होगा कि जब आपकी सलाह के बाद हमारा वो किसान भाई जो बहुत दुखी था सही फसल न होने की वजह से और उसे नुकसान हो रहा था, तो आपकी सलाह के बाद उनकी खेती, उनकी फसल बहुत अच्छी हुई और उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। तो ज़रूर उन्होंने आपको प्यार से धन्यवाद किया होगा। तो ऐसा कोई खुशी का पल आप हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस साझा करना चाहें, वो बताइए, और ख़ासतौर से उन किसान भाई का नाम और एरिया ज़रूर बताइएगा। अभी जैसे देखा जाए, इस टाइप के फार्मर हमारे पास में काफी है, जिनको हम मिलते रहते हैं और वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अपनी खेती करते रहते हैं। इसमें जैसे हमारा पलिया एरिया में ही है एक किसान, तो उन किसान के पास में गन्ना में हमने पूरा क्रॉप प्लान अपना अप्लाई करवाया था। उसमें आज जैसे अदर फार्मर के पास में 300 कुंटल या 350 कुंटल की पैदावार आई, उनके खेत में 400-500 कुंटल के करीब गन्ने की पैदावार निकली है। तो वो इन चीजों से बहुत ही खुश थे। तो उसमें हमारा पूरा 11 मिला कॉम्प्लेक्स, जो भी हम एक क्रॉप प्लान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा अप्लाई हुआ हुआ था। और टाइम टाइम पे हम उनको गाइड भी करते रहे। इसी तरीके से कन्नौज में देखा जाए, इस बार प्याज में, ओनियन में हमने कुछ अच्छे फार्मरों को प्याज में अपने प्रोडक्ट अप्लाई करवाए, वो बहुत खुश हैं। तो ऐसे फार्मर बहुत हैं यहाँ पे। जी, ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन कभी ऐसा भी होता होगा कि आज का समय जो है वो युवा किसान भी आ चुके हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने किसान हैं वो किसी भ्रम को इस्तेमाल करते हैं या किसी मिथ्या को इस्तेमाल करते हैं और उसमें ही बंधे रहते हैं, नई चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते। कोई ऐसा भ्रम या मिथ्या है क्या अभी भी किसान भाइयों के बीच जिसका आप जिक्र करना चाहें और जिनको आप चाहते हैं हमारे रेडियो के माध्यम से आप वो संदेश के तौर पे कहें और किसान भाई उसको खत्म करें, हटा दें? ऐसा है, आज भी जो पुराने किसान हैं वो अपने को ही सुपर समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। पर मैं उन किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, खेती में नए नए फर्टिलाइजर, अच्छी चीजें अप्लाई करें, जिससे आप उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। जो पढ़े लिखे किसान हैं वे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी फसल में अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। और हमेशा आप भी जानते ही हो, अगर आपको 5 दिन हम दाल खाने के लिए देते हैं, सुबह शाम दाल ही खानी है आपने, तो शायद मेरे हिसाब से तीसरे दिन के बाद में आप दाल नहीं खाओगे। तो ऐसे हमारा फसल भी है, आप उसमें एक ही टाइप का फर्टिलाइजर या उर्वरक डालते रहोगे तो कहीं ना कहीं हमारी फसल भी उसको लेने के लिए मना कर देगी हमें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप अच्छे फर्टिलाइजर जो हमारी जरूरत है उसके अनुसार अपनी फसल में न्यूट्रिएंट दें, और जो भी ट्रेंड है उसको अपनाएं और अच्छी पैदावार लें।
जी, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के युवा जो हैं, अगर किसी किसान का बच्चा है तो वो भी इसकी एजुकेशन लेकर आगे बढ़ रहा है और अपने परिवार का सहयोग कर रहा है इस व्यापार में। और साथ ही साथ कई और भी युवा हैं जो आगे इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी हैं जो अब एग्रीकल्चर के कोर्स करा रही हैं। तो इसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एग्रीकल्चर को भी करियर के लिए चुनाव करें उसका? एग्रीकल्चर कोरोना काल में आपने देखा भी है, सबसे ग्रोथ देने वाला सेक्टर एग्रीकल्चर ही था, जिसमें सभी खत्म सा होता जा रहा था, पर एग्रीकल्चर फिर भी अपने स्टैंड पे रहा। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो मैं तो चाहूंगा युवा एग्रीकल्चर को अपनाएं, आगे बढ़ें। इसमें आप खेती के साथ में पशुपालन भी कर सकते हैं, मछली पालन का भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा पॉली हाउस लगा के आप 1-2 एकड़ में अच्छा उत्पादन ले सकते हो। वहाँ पे पॉली हाउस में आप ऐसी फसल लगा सकते हैं जिसमें आप यानी कि मार्केट का रेट अच्छा ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप खेती में अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, आप वैज्ञानिक तरीके से अपनी खेती को करें और यूट्यूब या व्हाट्सएप उस टाइप का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ले और उसके पूरे में पूरी जानकारी लेके तभी अपनी खेती में आगे बढ़े। और जानकारी भी विशेषज्ञ से लें, वरना क्या यहाँ वहाँ से तो आपको कुछ भी सुनने और देखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही है विक्रम जी ने कि आज का युवा अगर कृषि क्षेत्र को अपनाता है अपने करियर के लिए, वो बहुत अच्छा होगा। पूरे भारत देश का नक्शा ही बदल जाएगा, परिप्रेक्ष्य ही बदल जाएगा। और क्योंकि इनका जो जोश है, इनकी जो सोच है, इनकी जो नई क्रिएटिविटी है, उसके साथ वैज्ञानिक सोच मिलेगी, उसके साथ में पढ़ाई मिलेगी, और तब जब ये कृषि करेंगे तो हमारे भारत को कृषि क्षेत्र में उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। इस शक्ति को हमें पहचानना है और अपने युवाओं को भी आगे बढ़ाना है, अपने किसान भाइयों को भी आगे बढ़ाना है जो कि हमारे देश के अन्नदाता हैं। विक्रम सिंह जी, आज आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रेडियो इंटरव्यूज अच्छे लगे होंगे। आप अब किसान भाइयों से अपने मन की बात कह पाए हैं? मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा, आप अच्छी फसल लें और अच्छा उत्पादन लें। आप खुश तो हम भी खुश और देश भी खुश। बिल्कुल सही बात है, देश भी खुश तभी होगा जब हमारे किसान भाई खुश होंगे। फिलहाल विक्रम सिंह जी, हम चलना चाहेंगे और इस कार्यक्रम के साथ सभी के साथ इजाजत लेना चाहेंगे, पर आपको तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे एक और प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, आज एक बार फिर आपने रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम का आनंद उठाया है, बहुत सारी जानकारियां ली हैं। अभी फिलहाल मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है इस कार्यक्रम के साथ, लेकिन वो भी इस वादे के साथ कि अगले विशेषज्ञ के साथ और एक अगले विषय के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। हैप्पी हार्वेस्टिंग, हैप्पी फार्मिंग और नमस्कार।